एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है और वो ये है कि बेशक सफलता मेहनत मांगती है, लेकिन उनका कहना ये भी था कि सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। जो नया सिलेबस था मैंने उसको पॉजिटिव वे में लेके उसके लिए फिर प्रिपरेशन चालू करी और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मैंने पैनिक नहीं किया और फिर उसके बाद नोट्स बनाए, नोट्स मेकिंग एवरीथिंग, एंड देन आई कंप्लीटेड द सिलेबस एंड देन आई अपीयर फॉर 2020 मेंस। एनी एमपीपीएससी मेंस एस्पिरेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हैंडी नोट्स। हैंडी नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मेरे ही साथ के लोग जो मेरे साथ रहते थे उन्होंने बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा, बट साइंस के पेपर की वजह से वो रुक गए। तो पेपर 1 है तो उसमें हिस्ट्री है पार्ट ए में, पार्ट बी में ज्योग्राफी है, बट वो 300 नंबर का पेपर 3 पूरा का पूरा आपका साइंस ही है। तो मैंने लॉकडाउन में लिटरली मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने साइंस के पेपर पे ही वर्क किया था। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डीके गौतम। आज मेरे साथ हैं प्राची चौबे मैम। मैम, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। जी थैंक यू डीके गौतम सर जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मैम, सबसे पहले तो आप एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, सबसे पहले तो मेरा नाम जैसा आपने बताया प्राची चौबे है। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से हूँ। बेसिकली आई ग्रेजुएटेड माई सेल्फ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई हैव परस्यूड माई एमए फ्रॉम हिस्ट्री एंड अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ और एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को पढ़ाती हूँ। जी सर। तो मैम, आपका मीडियम कौन सा है? सर मेरा मीडियम इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है सर मेरा। जी तो मैम, आज शुरू करते हैं कि आपने जैसे 2019 का सिलेबस चेंज होने के बाद 2020 का आपका मेंस निकला, तो क्या उस बीच में आपको असुविधाएं देखने को मिली? जी सर, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 2019 के बाद जो है हमारा सिलेबस चेंज हो गया था। 2019 ही वो साल है जिसके अंत में मैंने तैयारी चालू ही की थी और 2019 में जैसे ही मैंने चालू की थी तो 2019 का जो पेपर है वो जनवरी 2020 में हुआ था, जैसा कि सबको पता है। और क्योंकि उस टाइम मेरी प्रिपरेशन को बहुत ही कम टाइम हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बिना प्रिपरेशन के जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो 2019 का था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। हार्डली मैं 3 मार्क्स से रह गई थी, बट फेल इज फेल। अगर नहीं हुआ है तो मतलब नहीं हुआ है ना। फिर उसके पीछे कोई भी रीजन हो, रीजन कोई भी नहीं देखता है, राइट। तो बेसिकली फिर उसके बाद हमें पता चला कि सिलेबस तो चेंज हो गया है, बट सिलेबस चेंज होना पैनिक की बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% में से जो आपके पूरे 100% है वो पूरा सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ नए सब्जेक्ट्स को, कुछ कुछ नए टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। हालांकि जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो सिलेबस में वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन थे। जैसा कि सर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का कई सारा पार्ट आज भी वहाँ है। उसके बाद आप देखिए साइंस, बेसिक साइंस भी वहाँ पर है आज। उसके अलावा जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें पुराने सिलेबस की भी नए सिलेबस में मैच करती थी, तो इसलिए पैनिक की कोई बात नहीं थी। हालांकि जो नए सब्जेक्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं वो मुझे लगता है काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो कोई भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, वो रियली डेडिकेटेड है उस तरफ, तो आई थिंक मैनेजमेंट तो उसको आना ही चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो उसको ज़रूर आना चाहिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है आपके पॉलिटी के पेपर में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप कह सकते हो कि that is not ideal, that is pragmatic, that is practical, that is applicable in practical life। वो practical life में भी applicable है। जैसे कि कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको बुक्स तक ही सीमित रखते हैं, मतलब आपने उनको पढ़ा, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद उनका रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन जो यहाँ पे जो सिलेबस उन्होंने ऐड किया है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ सोशियोलॉजी। जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो आपका जो कंपैशन है, जो एम्पैथी है, जो सिंपैथी है पीपल के लिए, टू दिस लैंड, टू दिस सॉइल, कि आपको किस तरीके से वर्क करना है लोगों के लिए, तो वो चीज नहीं आ पाएगी। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स को जो जोड़ा है
उन्होंने वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही में प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है इन अ पॉजिटिव मैनर। इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल ये भी देना चाहूंगी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हालांकि इसका कुछ पार्ट पहले भी था, बट अभी जैसे कि उसमें है ऑलरेडी कि what are the problems associated with disabled people, what are the problems associated with backward people। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जानना जरूरी नहीं है कि आखिरकार पीपल क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ के सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, इनफैक्ट आपको भी पता होना चाहिए कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या हैं लोगों के बीच में। जब तक हम वी विल नॉट गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, तो तब तक हम एक सोल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कुछ चेंजेस सिलेबस में आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और उन सिलेबस को, जो नया सिलेबस था, मैंने उसको पॉजिटिव वे में लेके उसके लिए फिर प्रिपरेशन चालू करी, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मैंने पैनिक नहीं किया, और फिर उसके बाद नोट्स बनाए, नोट्स मेकिंग एवरीथिंग, एंड देन आई कंप्लीटेड द सिलेबस एंड देन आई अपीयर फॉर 2020 मेंस। यस सर। मैम, जैसे कि इस बार देखने को मिला जिनने 2-3 बार पहले मेंस लिखा है और कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं, जी। अधिकतर ऐसे लोग मैंने अभी मिला हूँ जिनसे कि उनका इस बार मेंस नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं आपने किस टाइप की तैयारी की थी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जी, और अपने नोट्स किस टाइप से बनाए थे, किन चीज़ों पर आपने फोकस किया था? जी सर, मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। सर, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि फॉर एनी मेंस, है ना, एनी एमपीपीएससी मेंस एस्पिरेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हैंडी नोट्स। हैंडी नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज आप देखिए कि सिलेबस कितना ज़्यादा वास्ट है, यू आर हैविंग सो मेनी बुक्स, और इतनी सारी बुक्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एवरी एस्पिरेंट टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट and to understand each and every point, and सबसे important to remember those points। पढ़ तो लेते हैं बहुत सारे लोग, बट उनको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हैंडी नोट्स, जो मेरे खुद के नोट्स थे, उनको मैंने बनाया, बहुत ही शॉर्ट में बनाया, पॉइंट टू पॉइंट बनाया, एक टॉपिक से जो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, रेलेवेंट पॉइंट्स थे, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगी कि ज़्यादा है, मैंने सर उनको बनाया था, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करने के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। यस सर। लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी प्रश्न करें कि मैम एक कैसे जाने कि ये प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है, और नोट्स कैसे बनाना चाहिए वो लेकर आप बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगी प्रोबेबिलिटी का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी तो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, वो हमको भी नहीं पता है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बट यस, हम थोड़ा बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हैं। आफ्टर ऑल सभी की यही स्ट्रैटेजी होती है। आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे प्रीलिम्स दें, चाहे मेंस दें, उसमें आप हमेशा देखेंगे कि बच्चे, जो भी आपके डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ही उठाते हैं, तभी जाके वो अपनी स्ट्रैटेजी बना पाते हैं, तभी हम पीएससी के पेपर से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैंने भी यही किया था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा था, और उसको देखने के बाद मैंने एनालिसिस किया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग शुरू करी, डेली बेसिस पे मैं आंसर राइटिंग करती थी और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करती थी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। नोट्स, जैसे आपने बोला नोट्स मेकिंग कैसे करें मैम, तो नोट्स मेकिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर टॉपिक के बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पॉइंट्स को लिखती थी। अगर मुझे लगता था कि ये टॉपिक 5 मार्कर में आ सकता है, उसमें से मैं लगभग 7 से 8 पॉइंट्स को निकाल कर लिख लेती थी, बिकॉज 5 मार्कर के लिए 7 to 8 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। अगर मुझे कुछ लगता था कि ये 11 मार्कर में आ सकता है, तो उसके लिए अबाउट 2 पेजेस का जो नोट्स है वो मैं बना के रख लेती थी, कम से कम मोर देन सफिशिएंट इतना हो, और उतना ही याद करती थी। मैं ये भी बता देती हूँ, उतना ही लिख के एग्जाम में आ जाती थी। जी सर। नोट्स बनाने का सही टाइम क्या होना चाहिए? क्या शुरुआती दौर में नोट्स बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, नोट्स बनाने का सही टाइम, एक्चुअली नोट्स मेकिंग इज नॉट टाइम डिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ नॉट टाइम डिपेंडेंट, बट आप देखिए कि आप जो भी नोट्स मेकिंग कर रहे हैं वो थोड़ी समझदारी से करें, थोड़ी स्मार्टली करें। इट्स नॉट
कि आप सबका सब कचरा उठा के अपने नोट्स में लिख दें। ऐसा नहीं कि पूरा पेज में लिखा है तो पूरा पेज का पेज उतार दें। दैट इज नॉट नोट्स मेकिंग, दैट इज नॉट कंप्लीटली। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी नोट्स बनाएं उसके पहले आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप अपनी बेसिक नॉलेज को कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर लीजिए, यूट्यूब से कर लीजिए। आपको किसी मेंटर की जरूरत है, आप मेंटर ले लीजिए। किसी टीचर की जरूरत है, आप टीचर को ले लीजिए। किसी आपके बड़े भाई बहन अगर आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले लीजिए। तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, सो यू विल गेट द राइट अप्रोच हाउ टू मेक द नोट्स। तो अगर आपकी बेसिक नॉलेज है तो आपको पता रहेगा कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है तो हमें उसके क्या क्या पॉइंट्स बनाने। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर जनरल टॉपिक है तो हम सबसे पहले उसके लिए इंट्रो में 3 पॉइंट्स लिखेंगे ताकि 3 मार्कर आपका कवर हो। उसके बाद आप उसके सारे डायमेंशन कवर करिए, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक, उसके बाद चैलेंजेस ऑफ दैट टॉपिक, उसके बाद सोल्यूशन उस टॉपिक के लिए कि अगर ये चैलेंजेस हैं तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देन व्हाट आर द रीसेंट एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या एफर्ट्स लगाए, क्योंकि दिस इज जनरल अवेयरनेस। आपको अगर नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लगाए, दैट मीन्स आप अभी कनेक्ट हो ही नहीं ना गवर्नमेंट से ना सोसाइटी से। देन उसके बाद इसके अलावा क्रिटिसिज्म, आखिर उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्रिटिसिज्म क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स सर ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर बच्चे को कवर करना चाहिए, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। जी सर, इस तरीके से कोई भी नोट्स बना सकता है। इसमें आपने 3 मार्कर कैसे कवर किए थे? कुछ बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि सर 3 मार्कर कैसे कवर करें? देखिए, मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि 3 मार्कर तो कोई भी कवर नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट इज वेरी अनसर्टेन। उसकी प्रोबेबिलिटी हमको नहीं पता है कि क्या आएगा। जैसे कि पॉलिटी का देखें तो जुडिशियल रिव्यू, फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू से हर बार क्वेश्चन आता है तो हम कह सकते हैं कि इस बार भी आएगा तो आंसर प्रिपेयर कर ले हम, है ना। सॉइल से हमेशा क्वेश्चन आता है, सॉइल इरोजन से, सो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ हम उसकी भी प्रिपरेशन कर लें। बट 3 मार्कर इज कम्प्लीटली अनसर्टेन। जैसे कि पिछली बार 2019 के जो मेंस था हिस्ट्री के पेपर में, मतलब 3 मार्कर वाज लाइक कि कहाँ से आ गए, कोई बुक में भी नहीं है। तो 3 मार्कर का ऐसा है कि जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स के पॉइंट्स अगर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इफ दे आर ऑन योर फिंगर टिप्स, वो अगर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दैट विल हेल्प यू आउट इन योर मेंस, है ना। तो इसमें आप कह सकते हो कि मेमोरी पावर का भी रोल है। अगर आपको पुरानी चीजें याद हैं सो यू विल बी एबल टू राइट देयर, ऐसा होता है। तो 3 मार्कर मैं वैसे तो मैंने अलग से प्रिपेयर नहीं किए थे, बट हाँ जैसे कि जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स थे मैंने उनको भी रिवाइज किया था ताकि 3 मार्कर के जो फैक्चुअल चीजें हैं वो मेरी कवर हो पाए। हालांकि अभी तो मार्केट में कई सारी बुक्स आ गई हैं 3 मार्कर के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बच्चे जो हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो मार्केट से भी 3 मार्कर की बुक्स को परचेज कर सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा टाइम, इतना कम टाइम सही तरीके से यूटिलाइज हो पाए। अगर हम नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, वैसे अगर वो दे दे तो ये भी बात होती है, बिकॉज नोबडी इज शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी एंड नोट्स, है ना। लेकिन मार्केट में काफी कुछ अवेलेबल है तो वो भी अपन ले सकते हैं। मैम जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया और जो 2020 में पेपर आया उसमें क्या डिफरेंट देखने को मिला, क्या फर्क देखने को मिला आपको? सर देखिए, जैसा कि आपको पता है सिलेबस चेंज हो चुका है, उसके बाद सिलेबस चेंज के अलावा यहाँ पे जो मार्किंग पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। तो सर सबसे पहले तो ये कि मार्किंग पैटर्न में डिफरेंस आया है। 3 मार्कर तो 3 मार्कर जैसे ही हैं, बट 6 मार्कर की जगह अब 5 मार्कर है और 15 मार्कर की जगह अब 11 मार्कर है ना। तो सबसे पहली बात तो मार्किंग में चेंज आया। दूसरा चेंज ये आया है कि जो आपका 2019 के पहले तक के पेपर्स होते थे उसमें राइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा आपको चाहिए। दैट मीन्स राइटिंग स्किल्स प्लस स्पीड, बिकॉज पेपर इज वेरी लेंथी। पेपर इज नॉट, पेपर वॉज वेरी लेंथी। पेपर बहुत ज्यादा लेंथी हुआ करता था उस टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई सारे लोगों से जब बात भी की तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स और काफी सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमारा पेपर छूट जाता था। तो उसका कारण यही है कि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता था और पेपर लेंथी होने के कारण वो छूट जाता था। हालांकि अभी ये चीज नहीं है सर। अभी क्या है कि पेपर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुका है, लिमिटेड हो चुका है और आप कह सकते हो टू द पॉइंट हो चुका है। मतलब कि अगर 3 मार्कर तो एज इट इज है, बट 5 मार्कर में अगर आपसे कुछ पूछा है तो डायरेक्टली यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स, दैट्स इट।
दैट्स इट। तो आप देखो कि कहाँ हमको उस टाइम पे वर्ड लिमिट नहीं थी, वहां पे आपको बताया नहीं गया था आपको कितना लिखना है। कुछ बच्चे 6 मार्कर में 1 पेज लिखते थे, कुछ बच्चे 1.5 पेज लिखते थे। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन। बट अभी बिल्कुल लिमिटेड किया हुआ है कि इतनी ही लाइंस है, आपकी स्पीड ज्यादा हो आपकी स्पीड कम हो, इतना ही लिखना है, एंड टू द बेस्ट व्हाट यू कैन राइट देयर। आप जितना बेस्ट लिख सकते हो लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो सर यही चेंजेस आया है। फिर उसके बाद सबसे बेस्ट चेंज जो मुझे इस सिलेबस में लगा सर, वो ये लगा कि उन्होंने हर यूनिट से मार्क्स को फिक्स कर दिया है। पहले क्या होता था कि 2019 में सिलेबस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, वो फिक्स नहीं था। अब क्योंकि वो फिक्स नहीं था तो बच्चे कुछ टॉपिक को ज्यादा पढ़ लेते थे, और अगर उन्हें लगता था कि ये टॉपिक नहीं आने वाला है तो वो छोड़ देते थे। बट अभी ऐसा है कि उनके पास एक सही स्ट्रैटेजी बनी हुई है। जैसे स्ट्रैटेजी आप समझिए कि आपकी यूनिट है तो आपकी पहली यूनिट है, हर यूनिट है, आपको पता है कि इसमें से आपके 3 मार्कर 3 आने, 5 मार्कर 2 आने, 11 मार्कर 1 आना है। तो अपन उतने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज तो सर मुझे यही लगा कि हर चीज को बिल्कुल एकदम परफेक्टली वहां पे डिफाइन कर दिया है, और बच्चों को पहले से ही बता दिया है कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हाउ यू कैन मेक योर स्ट्रैटेजी विद द राइट डायरेक्शन। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बहुत बड़ा अंतर भी है जो पीएससी ने लाया था, और बहुत ही अच्छा अंतर भी है। मैं ये कहूंगी डिफरेंस जो वो लेके आए थे बहुत बढ़िया है जी। यदि कहा जाए तो अब स्टूडेंट्स को ऑलराउंडर होना जरूरी है। जी सर, एक्चुअली देखिए इस बात में मेरा ये कहना है ऑलराउंडर। वैसे तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट को ऑलराउंडर बिल्कुल रहना चाहिए, नो डाउट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से, मतलब आपने अगर एमए किया है, मतलब आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे या साइंस नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। और अगर जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हैव डन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी या मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ूंगी। दो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा इकोनॉमी वीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। जिसको एग्जाम निकालना है सर उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर ऑल, जैसे आपने कहा ऑलराउंडर, तो बिल्कुल ऑलराउंडर की बात यहाँ इसमें नहीं हो रही है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, बट जो सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन है उसमें आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा विथ परफेक्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। और सही तरीके से उस सब्जेक्ट की पकड़, मतलब समझने की जो है आपकी क्षमता, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट्स को लेके तो ऑलराउंडर बिल्कुल होना पड़ेगा सर, नो डाउट। जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है जिसका मेंस नहीं निकला तो यही बोल रहा है कहीं ना कहीं 3 पेपर की वजह से हमारा मेंस रुका है। पेपर 3 और 3 पेपर की आपने किस टाइप से तैयारी की थी? जी सर, पेपर 3 देखिए सर, ऐसा है, पेपर 3 तो जैसे मैं देख रही हूँ 2019 के बाद से पेपर 3 में लिटरली बहुत चेंजेस आए, नो डाउट। मैं खुद भी, मेरा जो एनालिसिस है मैं वही कहना चाहूंगी, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 3 इज एक्टिंग एज अ फिल्टर, मतलब कि बच्चे कई सारे उसी में बाहर हो जाते हैं, लिटरली इट इज एक्टिंग एज अ फिल्टर। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि साइंस की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, साइंस की डिमांड कुछ ज्यादा ही हो गई है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और आपकी साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देन नो डाउट आपका एग्जाम, आपको पीएससी का एग्जाम मेंस निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है, जैसा आपने अभी पूछा मुझसे कि मैम साइंस के बारे में, पेपर के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपने नोट्स कैसे बनाए, तो साइंस का पेपर सर टफ आ रहा है ना, और बच्चे घबरा भी जाते हैं साइंस के पेपर को लेके। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिली हूँ और उनका साइंस के पेपर की वजह से ही एग्जाम रुका हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं थे या उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, नो डाउट मेरे ही साथ के लोग जो मेरे साथ रहते थे उन्होंने बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा, बट साइंस के पेपर की वजह से वो रुक गए। तो साइंस तो बच्चों, मेरा यही कहना है सभी एस्पिरेंट को कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो साइंस पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है, किसी और को नहीं। उसके अलावा मैं नोट्स कैसे बनाती थी, तो 2019 के बाद जब 2020 में सर लॉकडाउन लगा था, तो पूरे लॉकडाउन में अगर मैंने कुछ किया है तो मैं मतलब ट्रूली आई वांट टू स्पीक ऑनेस्टली, मैंने साइंस के पेपर पे ही वर्क किया है, क्योंकि पेपर ही इतना बड़ा था, उसमें डिवीजन नहीं था। तो इकट्ठे वाली, जैसे कि आपका पेपर 1 है तो उसमें हिस्ट्री है पार्ट ए में, पार्ट बी में ज्योग्राफी है, बट वो 300 नंबर का पेपर 3 पूरा का पूरा आपका साइंस ही है।
तो मैंने लॉकडाउन में लिटरली मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने साइंस के पेपर पे ही वर्क किया था, पॉइंट टू पॉइंट। यूनिट 1 का पहला अगर लिखा हुआ है वर्क, तो वर्क पे पूरे नोट्स बनाए। पावर लिखा है तो पावर पे नोट्स बनाए। एनर्जी है तो उस पे, यूनिट एंड मेजरमेंट है उस पे मैंने नोट्स बनाए। और धीरे धीरे करके मुझे पता नहीं चला कि लॉकडाउन कब खत्म हुआ और मेरे नोट्स कब खत्म हुए। दो मैंने रिवाइज नहीं किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवीजन, बट नोट्स मेकिंग इफ यू विल आस्क, तो मैंने लॉकडाउन का यूटिलाइज किया था और लॉकडाउन में मैंने जो है वो साइंस का जो पेपर था उसको कंप्लीट किया था। तो मैम आपने प्री की तैयारी कैसे की थी और 2019 में आपको क्या लगा, क्या कमियां रह गई थी आपकी? सर प्री की प्रिपरेशन तो मैंने बेसिकली नोट्स मेकिंग के साथ की थी और कुछ कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स की बुक होती हैं उसको भी मैंने रेफर किया था और जो बेसिक बुक्स होती हैं जो जनरली सब रेफर करते हैं उसको भी मैंने रेफर किया था और क्वेश्चंस मैं हमेशा लगाती रहती थी और जब भी मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलता था मैं अपनी बुक्स में उसको अपडेट कर लेती थी। अपडेशन बहुत ज़रूरी है। करंट का कोई फैक्ट मिले तो उसको अपडेट कर लेती थी मैं, है ना। और अगर कोई नया फैक्ट मुझे मिल रहा है तो उसको भी मैं अपडेट कर लेती थी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि सर मेरे 2019 में कोई कमी रह गई हो, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले ही प्रिपरेशन चालू की थी और 2 महीने में मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया। हालांकि प्रीलिम्स में जैसे आपको सभी को पता है कम से कम 4 मंथ तो चाहिए, उतना समय मुझे मिल नहीं पाया। अगर मुझे उतना समय मिल गया होता तो शायद 2019 का भी प्रीलिम्स मेरा निकल गया होता। बट प्रिपरेशन जो थी मैंने बिना प्रिपरेशन के 2019 का मेंस प्री दिया हुआ था, इस वजह से शायद वो निकल नहीं पाया। 2020 के प्री एग्जाम में आपने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा कि आपका प्री भी निकला और मेंस भी निकला? सर सबसे पहले तो आई स्टिक टू द सिलेबस, कि सिलेबस जो है आपका, सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है सिर्फ मुझे वही पढ़ना है। दूसरी चीज मैंने ये देखा कि हर यूनिट से आपका 10 मार्क्स का आना है और ऐसी कौन सी यूनिट है जो सबसे कम है और उसमें से 10 मार्क्स का आना है, तो सबसे पहले मैंने वही उठाई। जैसे कि यूनिट 10 कमीशंस लिखे हुए, लिमिटेड कमीशंस है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड पढ़ना है और आना 10 मार्क्स का है। वहीं आप हिस्ट्री देख लो सर, तो हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में ऐसा है, हिस्ट्री अथाह है, अथाह मतलब बहुत ज्यादा है, आना उसमें से भी 10 मार्क्स का है। तो स्मार्टली वर्क करें तो हम उस पे यूनिट 10 पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि वो लिमिटेड है, आना 10 मार्क्स का है। तो मैंने इस तरीके से स्ट्रैटेजी को प्लान किया था कि जो चीजें मैं सबसे पहले कवर कर सकती हूँ उसको कवर करूँ, ताकि 10 मार्क्स की जो चीजें हैं उसको मैं अपने हैंड में लेके चलूँ। इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन चालू की थी और जो सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़ा था जी। मैम लास्ट में जैसे कि स्टूडेंट्स अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख पाए? सर इस बात में मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है और वो ये है कि बेशक सफलता मेहनत मांगती है, लेकिन उनका कहना यह भी था कि सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। तो मैं मोटिवेशन में यही बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग अपनी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी को बनाए रखें और बिल्कुल अगर आपका प्रयास सच्चा है तो आप जरूर सफल होंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने सिलेक्शन तक पर टाइम दिया। थैंक यू।